Hi, my name is Bablu Sani. Welcome to INS. आइए PT365 अभी आया है, लॉन्च हुआ है नए नए सॉरी नहीं आए हैं। पॉलिटी का भी आया है, अब इकॉनमी का भी आ गया शायद। पॉलिटी का आया तो मैंने पॉलिटी का भी ख़त्म किया, मैंने अभी पढ़ लिया है। तो उस पढ़ के उसको नोट्स मैंने बनाया है बहुत ही शॉर्ट्स में, ओनली 4 पेज में है ना। 4 पेज में हमने सारे PT365 को आई थिंक कितना 122 पेज थे, उनको हमने 4 पेज में कन्वर्ट कर लिया। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो तो आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे लक्ष्मीकांत को, बहुत अच्छे से कई बार रिवाइज भी कर लिए होंगे। तो वो स्टैटिक्स वाला चीज़ सब हमने नहीं इंक्लूड करा है इसमें। तो अच्छा, ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। ये पार्ट 1 में क्या करेंगे, एक पेज, मतलब हमने एक पेज जो क्या उस पार्ट जो 15-20 मिनट में सारी हो सकते हैं। तो जितना समय लगे वो मैं करता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, ज़्यादा आपका समय ना ले। तो मैं भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ इस बार का, तो मैं ये पर्पस ये है कि टुगेदर जो है ना स्टडी करे और रिवाइज कर ले। तो लेट्स स्टार्ट दिस। जैसे कि देख सकते हैं PT365 पॉलिटी। अब पहला टॉपिक हमने लिया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो लिखा है बस उसी को मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज है ना, वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस इज बेसिक है। ये पहला फैक्ट है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। उस पर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर मतलब इसको एक वायलेट नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट्स है। बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया हुआ है, ये हमारे केशवानंद भारती केस 2023। अच्छा, ये भी पहला टॉपिक ही दिया हुआ था PT365। उतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि हमको पहले से पता है, सभी को जनरल नॉलेज था, वो सबको पता है, तो इसलिए हमने नहीं इंक्लूड करा। तो ये ध्यान रखना कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जुडिशरी इंडिपेंडेंस। ओके, अगला क्या है कि यूनिफाइड जुडिशरी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, यूनिफाइड जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि सर्विस कंडीशन ऑफ जज। सर्विस कंडीशन ऑफ जज जो होगा ना वो इक्विवेलेंट होगा पूरे स्टेट में, ना कि वेरी करेगा हर एक मतलब डिस्ट्रिक्ट में। ये ध्यान रखना है, सर्विस कंडीशन ऑफ जज ध्यान रखना। आगे है कि इंटीग्रेटेड। अच्छा, हमको ये पता है कि हमारे कंट्री का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या होता है, पे एंड पेंशन बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट आर इंटीग्रेटेड होंगे, ना कि अलग अलग होंगे। ये ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जुरिडिक्शन, नॉमेनक्लेचर ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी लेड डाउन बाय स्टेट। ये ध्यान रखना, स्टेट ये सब करेंगे, ना कि हाई कोर्ट। ध्यान रखेंगे। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज किनके द्वारा मेड होगा, तो गवर्नर के थ्रू होगा, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ध्यान रखेंगे, अपॉइंटमेंट होंगे, पोस्टिंग, प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जज के जो गवर्नर करेंगे वो किनके कंसल्टेशन में, द हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में। अच्छा, कोर्ट जो है ना 2 तरह के होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज में। एक होता है सिविल साइड का कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल साइड का कोर्ट। तो सिविल साइड का कोर्ट का मतलब होता है सबऑर्डिनेट। अच्छा, इसमें दो लेवल की कोर्ट है। पहला है कि सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, और उसके नीचे है मुनिसिप कोर्ट। क्रिमिनल साइड का जो कोर्ट है उसमें क्या है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, और उसके नीचे क्या है कि जुडिशियल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सॉरी कोर्ट है। ये ध्यान ख्याल रखना, इसमें चीफ लग गया, इसमें चीफ नहीं लगे ऑन। तो हमारे खत्म हो गया पहला टॉपिक। जल्दी करते हैं क्योंकि समय कम है और जितना हो सके ज़्यादा से रिवाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 370 में क्या कहते हैं कि अच्छा, बहुत ही न्यूज़ में थे ये, क्या है कि 5 अगस्त है ना, 5 अगस्त 2019 में एब्रोगेशन किया गया 370 का। वो भी किसके थ्रू किया गया, तो एक ऑर्डर पास किए गए थे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के थ्रू, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर। ये ऑर्डर का नाम था, ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ये थे। इनके साथ साथ एक और मतलब ऑर्डर थे, उनका नाम था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एक एक्ट लाए गए थे, ठीक है, इनके साथ। तो ये तो ऑर्डर थे। ऐसे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के समय पे भी मतलब किया गया था। तो अभी नए ये 2023 का ऑर्डर था, ये 2023 का ऑर्डर था, ये 2023 का ऑर्डर था। कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर एक एक्ट थे, एक्ट जम्मू कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट। इसका मेन काम था कि बाइफरकेट करेंगे,
है ना, स्टेट जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसको बाइफर करके 2 यूटी में बना देंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये हमको पहले से पता है कि आर्टिकल 370 जो है वो ये पूछ सकते हैं कि किस पार्ट में आते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट 21 में आते हैं। इसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड एग्जैक्टली मेंशन है, उसका नाम था टेम्पररी है, ट्रांजिशनल प्रोविजन है, उसमें मेंशन है 370 में। अच्छा, यूटी कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये ध्यान रखें कि यूटी को कार्व आउट कर सकते हैं स्टेट से। एसआर बोमई केस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ए स्टेट इमरजेंसी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ। अच्छा, आयु अभी बता दी कि ये ध्यान रखें, महाराजा जय सिंह, इसलिए ध्यान करना, महाराजा हरि सिंह, जय सिंह है, सॉरी, महाराजा हरि सिंह ने एक्सेप्ट करी था ना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू कि हम भारत का पार्ट बनना चाहते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, पार्लियामेंट, यहाँ पे मतलब पार्लियामेंट नीड कॉन्करेंस ऑफ स्टेट, मतलब उस स्टेट का, इस चारों पे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट लॉज, लेकिन इसके अलावा बाकी पे हमको कॉन्करेंस लेना पड़ेगा स्टेट से। 35A आर्टिकल क्या कहता है, स्पेशल राइट देते हैं, प्रिविलेज देते हैं और परमानेंट रेजिडेंस देते हैं स्टेट के लिए, बस ये था। ठीक, आगे देखते हैं, अगला क्या है, NCTD आर्टिकल। NCTD का मतलब क्या होता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, आर्टिकल 2023। अच्छा, उसमें क्या होगा, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाएंगे, उस अथॉरिटी का नाम था NCCSA। NCCSA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। वो क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे LG को पोस्टिंग के रिगार्डिंग, सिविल विजिलेंस के रिगार्डिंग। ओके, अच्छा, यहाँ पे इसी एक्ट में दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एज वेल एज कैबिनेट सेक्रेटरी। ध्यान रखा, दोनों को कर सकते, एक ही का नहीं, दोनों को कर सकते हैं, ये इफेक्ट है। अच्छा, LG मतलब वह लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या, अच्छा, डिस्क्रिशनल पावर दिया गया है कि मैटर आउट्स ऑफ द असेंबली एंड जुडिशियल क्वासी फंक्शन, ये दोनों रहेंगे तो वो डिस्क्रिशनल पावर है, वो खुद से कर सकते हैं ऑटोमेटिक अपने पावर से। तो असेंबली मतलब ऐसा मैटर जो असेंबली का आउटसाइड का हो तो वो डिस्क्रिशनल पावर में आ जाता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्राइमेसी क्या है, तो ये या तो ये अप्रूव कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं NCCSA रिकमेंडेशन को, ये इनका प्राइमेसी है। और इनका डिसीजन होगा, फाइनल होगा, वो भी डिफरेंट ओपिनियन में। अब आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न पे। तो आर्टिकल 29 दिल्ली को क्लासिफाइड करता है एज अ यूटी, जो भी। अच्छा, ये जो यूटी का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किसके थ्रू, मतलब किसके आधार पे हुए हैं, स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आया था 1956 में, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, दिल्ली को स्पेशल स्टेटस किस एक्ट के थ्रू मिला, और किन के ये जो दिल्ली स्पेशल स्टेटस रिकमेंडेशन कहाँ किन का दिया हुआ था, तो वो रिकमेंडेशन आया था एस बालकृष्ण कमेटी के थ्रू आया था। ठीक है, और इस स्पेशल स्टेटस जो मिला था वो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में एक्ट आया था। इसके तहत दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया। कैसे स्पेशल स्टेटस, तो बना दिया उनको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये ध्यान में रखना। इसी एक्ट में इसी अमेंडमेंट में एक्ट एक जुड़ा गया, उस एक्ट का नाम था आर्टिकल 239E। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस आर्टिकल का ध्यान रखना। मेक दिल्ली यूटी बना दिया गया उनको विद लेजिस्लेचर, मतलब उनको लेजिस्लेचर दे दी। ठीक है, आप ध्यान रखना इनको कि 239AA। अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर डिजाइन एज एडमिनिस्ट्रेटर पूछ सकते हैं कि मतलब अमेंडमेंट के थ्रू, इन एक्ट के थ्रू किसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनको हेल्प कौन करेंगे, एड एंड एडवाइस कौन करेंगे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे, जैसे हमारे प्रेसिडेंट को करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। पावर ऑफ दिल्ली लेजिस्लेचर क्या है, तो वो स्टेट लिस्ट के मैटर को लेजिस्लेट कर सकते हैं, कॉन्करेंट को भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट 3 चीज़, ये ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, इन तीनों के अलावा सभी बना सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है कि ऑल मैटर को बना सकते हैं, वो भी दिल्ली की रिगार्डिंग। गवर्नमेंट NCTD मतलब क्या हुआ कि ये फ्रेमवर्क बनाए थे कि फंक्शन कैसे करना दिल्ली असेंबली को और दिल्ली गवर्नमेंट, बस इतना। देखिए कितना बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ था, मैंने इतना में समाप्त कर दिया। तो आप ये, मैं अपनी टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे,
उसके थ्रू आप इसको डाउनलोड करके जितना हो सके रिवाइज करना। हम वीडियो को बार बार देख लेंगे या तो नहीं हो तो काफ़ी हेल्प होंगे। ओके, अगला क्या है, डीलिमिटेशन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हमको पहले से पता है कि आर्टिकल 22 से रिलेटेड है, हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है ये। तो उसी में एक वर्ड आया हुआ है डिटेंशन की चीज़। तो डिटेंशन होता है मतलब क्या कि विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट, मतलब अरेस्ट कर सकते विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन को किसी भी पर्सन को। इफ़ अगर पुलिस ऑफिसर इफ फील्स दे कुड हार्म इन फ्यूचर देन दे कुड अरेस्ट अ पीपल पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट क्या है, नॉट अवेलेबल आर्टिकल 22 सबक्लॉज 1 22 सबक्लॉज 2 फॉर दिस डिटेंशन सॉरी, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू जिन इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जाएगा उनको आर्टिकल 22 ऑफ सबक्लॉज 2 एंड 1 इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दैट इंडिविजुअल। अच्छा, आर्टिकल 2 का मतलब क्या होता है, आर्टिकल 2 में क्या कहता है कि प्रोटेक्शन देता है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, है ना, प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट डिटेंशन मतलब से। लेकिन यही चीज़ क्या है, नॉट है इनके लिए, तो उनका नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऐसे अरेस्ट में नहीं होगा। आगे क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट है, यहाँ बहुत अच्छे वर्ड आए, एक्सक्लूसिव वर्ड ध्यान रखना, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉ बना सकते हैं, एक्सक्लूसिव पावर है। वैसे तो ये जो लॉ है दोनों बना सकते हैं, स्टेट एंड पार्लियामेंट में। ओके, आर्टिकल 22 सबक्लॉज 3 सेड 22 तो मतलब अप्लाई नहीं करेंगे उन पे। 2023 जो है ना, 20 सबक्लॉज 3 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ये यही कहते हैं कि जो हमने ऊपर पर है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन में अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना बस। 22 सबक्लॉज 4 क्या करता है कि 3 मंथ से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिटेंशन, ये जब तक हाई कोर्ट के जो बोर्ड मेंबर है वो जब तक वो डिटेंशन को इंक्रीज नहीं करता तब तक, ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्या है, एक है 22 सबक्लॉज 7 क्या कहते हैं कि इंक्रीज हो सकता है, मोर देन 3 मंथ हो सकते हैं इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर पार्लियामेंट में करते हैं लोग, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, पर्सनैलिटी राइट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था उसमें, जैसे लिखा होता पूरा लिख दिए थे, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जैसे टर्म्स है, जैसे ये ध्यान रखना कि पर्सनैलिटी राइट जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, मतलब किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटी में नहीं मेंशन है, ये ध्यान रखना। रोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो हमारे मतलब पर्सनैलिटी राइट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। और ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है, ये भी इसी से रिलेटेड, बस इतना ही था इसमें। हेट स्पीच में क्या कहते हैं, हेट स्पीच में यह है कि कैन कटेल अंडर 19 सबक्लॉज 2 ऑन पब्लिक ऑर्डर। अच्छा, अगर ऐसा स्पीच है जो पब्लिक ऑर्डर को डिसऑर्डर कर रहा है या मतलब नेशनल इंटरेस्ट का नहीं है, देन आर्टिकल 19 सबक्लॉज 2 के थ्रू क्या कर सकते हैं, इनको इस पावर को कर्टेल कर सकते हैं। अच्छा, 19 सबक्लॉज 2 का मतलब क्या होता है, ये कौन सा पावर दिया हुआ है हमारे संविधान में, तो दिया हुआ है राइट टू, क्या था, असेंबल था ना, असेंबल, तो असेंबली करने से वो रोक सकते हैं, ये है पब्लिक ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉट डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया, ध्यान रखना कि हेट स्पीच जो है वो बहुत अच्छा है, डिफाइंड नहीं है किसी भी लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं ऑब्वियसली, लेकिन किसी भी लॉ में ऐसे डिफाइंड है ही नहीं। अगला क्या है, सेक्शन 196 सबक्लॉज 1 पिनलाइज करते हैं एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप, मतलब ऐसे पीपल जो एनिमिटी को प्रमोट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स एंड द कास्ट, डिफरेंट ग्रुप्स एंड द religion, then they can be penalized under section 196। सेक्शन 353 बहुत अच्छा है, याद भी कर लो, 353 जो सेक्शन है वो क्या करता है, ये भी पिनलाइज करते हैं अगर रूमर कोई सर्कुलेट कर रहा है तो। सेक्शन 8 तो हमको पहले से पता है, ये सेक्शन 8 किसके एक्ट है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, RPA,
ये ना रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट जो है ना, वो 1951 जो है उसी का एक्ट है ये, मतलब सेक्शन है। तो उस सेक्शन में कहा गया है कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं कंटेस्टेंट, जो कंटेस्ट करना चाहता है वो इलेक्शन, उनको अगर इलीगल स्पीच वगैरह सब देते हैं और रूमर्स फैलाते हैं दूसरे तरह का, उसके लिए था। हेट स्पीच इतना ध्यान रखना। अच्छा, प्लेस ऑफ वर्शिप इतना ध्यान रखें, 2-3 चीज़ें इसमें हैं, बहुत ही उसे था, हमने मेन चीज़ यहाँ पर रखा है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये ध्यान रखना 1991 में, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आए थे। ये जो एक्ट है वो इम्पोज करता है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट, ठीक है, मेंटेन रिलीजन करेक्टर एट इंडिपेंडेंस टाइम, जिस तरह से रिलीजन करेक्टरिस्टिक था उस टाइम पे, उसी तरह का मतलब पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है टू मेंटेन स्टेट को ऑन स्टेट है, आ गया है। अच्छा, एक्सेम्पशन मतलब इस एक्ट से एक्सेम्पशन क्या क्या है, एग्जम्पशन क्या है, तो अयोध्या को इससे एक्सेम्प्ट किया गया है इस एक्ट से, तो ये ध्यान रखना। अभी अयोध्या बहुत ही उनका नाम चर्चित चल रहा है, तो इसका ध्यान रखना। और अच्छा, अयोध्या से मैं एक चीज़ रिलेटेड कह दूँ, चीज़ें इम्पोर्टेंट, जैसे ये भी जैसे अभी भगवान राम पधारे हमारे देश में, तो ये ध्यान रखना कि जैसे रामायण है, रामायण उन्होंने किसने लिखी था, रामायण बहुत तरह के लोगों ने लिखे हैं, मतलब बहुत लोगों ने लिखा अलग अलग तरीक़ों से, उनको थोड़ा सा पढ़ लेना आप। जैसे मैंने पढ़ा था, जैसे वाल्मीकि रामायण अलग होते हैं, सुंदरकांड जो है वो, और अलग अलग करेक्टर दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा देख लेना। और इनके प्रिंसिपल वगैरह सब, जैसे भगवान राम है ना, लॉर्ड राम की जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल सब कैसे अभी हमारी सोसाइटी पे है कि नहीं, कब से है कब से नहीं, तो ये सब तरह देख लेना आप। तो अयोध्या बहुत फेमस था। ओके, आगे है कि अच्छा, अयोध्या तो हो ही गया, उसके साथ मॉन्यूमेंट जो है ना, वो भी एंशिएंट टाइम का, वो भी इस एक्सेम्पशन दिया गया, तो दोनों ध्यान रखेंगे। अगला है 8th शेड्यूल। अच्छा, 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, हमारे लैंग्वेज से, है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड। तो लैंग्वेज अच्छा, 8th शेड्यूल लैंग्वेज कितने थे, ओरिजिनली कितने थे, 14 थे, अभी कितना है, 22 है। ये सब ध्यान रखिए, सबको पता होगा यार, मतलब सॉरी ऐसे बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा एक कोस्टल स्टेट है, उन्होंने प्रपोज किए हैं कि इंक्लूजन ऑफ ए लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का नाम है कुई लैंग्वेज। कुई एक लैंग्वेज है जो उड़ीसा ने प्रपोज किया कि उसमें इंक्लूड किया जाए। अच्छा, उससे रिलेटेड हमको ध्यान रखना है कि बस इतना ही न्यूज़ था, इस न्यूज़ से थोड़ा ये भी ध्यान रख सकते हैं कि और भी लैंग्वेज मतलब ऐड किया गया, जैसे 14 से कैसे 22 हो गया, मतलब 14, 6, 8, जैसे देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया ऐसे। अच्छा सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ 8। अब 8 लैंग्वेज कौन कौन से ऐसे लैंग्वेज कब ऐड किया गया, उसको ध्यान कर लेते हैं। सिंधी एक लैंग्वेज थी जो कब मतलब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, ध्यान करने का अगला कब है, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी मणिपुरी नेपाली, ये तीनों लैंग्वेज एक साथ 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में ऐड किया गया। ठीक, अगला है, इसको याद करने के तरीके बताता हूँ मैं, थोड़ा देख लेते पहले। संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, वो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में। जैसे देखिए, सिंधी तो याद रखना है कि 21st। कोंकणी मणिपुरी नेपाली, देखो कोंकणी मणि लग रहा है ना, आई वाला चीज़ है, आई वाला नेपाली, ये तीनों एक साथ ऐड किया गया था। पूछ सकते हैं यूपीएस में घुमा फिरा करके, तो हमको ध्यान रखना है। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी पूछा 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस किस लैंग्वेज को ऐड किया गया था, इसमें मिला के उसको कर दे, तो हमको थोड़ा बढ़िया से ध्यान रखना है। कोंकणी मणिपुरी नेपाली वो 21st में है। अब बोडो डोगरी के सब ध्यान कर लो, बोडो को डोगरी को एक साथ ध्यान कर लो, बोडो डोगरी, और संथाली मैथिली, ली दोनों में आ रहा है, तो बोडो डोगरी संथाली मैथिली चारों को वो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2003 में हो गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कुई लैंग्वेज भी नया है जो उड़ीसा ने प्रपोज किया था, स्टेट का ध्यान करके। अच्छा, ये उसमें छोटा था, हमने और कुछ इंपॉर्टेंट तो थे नहीं, राइट टू साइलेंस वाले में एक था कि राइट टू, उसे पता था लेकिन फिर भी लिख देता कि ध्यान रहे। राइट टू साइलेंस होता किस आर्टिकल के थ्रू, किस आर्टिकल के अंडर है, तो 20 आर्टिकल अंडर 20 सब क्लोज 3 में है।
ठीक है। वैसे आर्टिकल 20 क्या कहते हैं? आर्टिकल 20 ये कहते हैं कि प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ जो कन्विक्शन होता है ना, उससे रिगार्डिंग जो वो प्रोटेक्शन जो मिलता है वो इसी के रिगार्डिंग होते हैं। ठीक, प्रोटेक्शन मिलते हैं। जैसे अच्छा, इस आर्टिकल सब क्लोज 3 का क्या कहता है? सेल्फ राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, यहाँ लिखा भी है शायद, हाँ। वन ओनली इन क्रिमिनल, अच्छा इसमें नहीं लिखा है। 20 का आर्टिकल 20 के सब क्लोज 3 में क्या लिखा है कि राइट टू सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ये ध्यान रखना। और भी खास करके जो राइट टू साइलेंस है किन के लिए अवेलेबल है? ओनली इन क्रिमिनल प्रोसीजर में है, इन क्रिमिनल प्रोसीजर में है ना, इसमें ये ध्यान रखना है। बस 2 है टॉपिक, उसके बाद आगे कर अगली पार्ट में कर लेंगे। शॉर्ट वीडियो रहेंगे ना, देखने में सही है, जल्दी से देख लेंगे, समझ लेंगे। आगे है रंग, अच्छा मेरे को याद नहीं हो रहा था इसलिए मैंने लिख लिया था, ये याद नहीं हो रहा था मतलब ध्यान नहीं रहता कभी। रंगनाथ मिश्रा कमीशन किससे रिलेटेड है? तो आप ध्यान रखेंगे रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड है, हम भी ध्यान कर लेते हैं। रिलीजियस लिंग्विस्टिक से है, मतलब रिलीजन से रिलेटेड है बस। अच्छा, ये भी आर्टिकल बहुत ही मतलब ही जोरों शोर से चलते हैं। तो ये है कि आर्टिकल 355 सबसे पहले किस पार्ट में आते हैं? तो 18, पार्ट 18 है। और इसमें क्या है कि ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट होता है कि प्रोटेक्ट करना है स्टेट को फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, बस इतना ही ध्यान रखना। राइट टू वॉक, अच्छा ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आ सके तो आ सके क्योंकि करेंट का पार्ट है कि राइट टू वॉक कौन ऐसा स्टेट है जो सस्पेंड इम्प्लीमेंट करें? तो वो है पंजाब। ओके, वो भी कैसे कि ऑल रोड एजेंसी, जितने सारे एजेंसी है खास, वो भी NHAI भी उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा फुटपाथ एंड साइक्लिक जो ट्रैक जो होता है वो, यही है राइट टू वॉक। सो वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। मतलब आज एक पेज हमारा, एक पेज समझ लो कितना 30, एक पेज मतलब क्या हुआ कि 30 पेज आपने ख़त्म कर दिए। 30 पेज जो है ना वो PT का आपने ख़त्म कर दिए, और अगले पेज में हम 30 कर देंगे, ऐसे करके 4 पेज है ना, तो 4 पेज में सारे कवर हो जाएंगे 4 वीडियो में। मतलब 1 घंटा में PT ख़त्म, 1 आवर में PT ख़त्म, वो भी बढ़िया से रिवाइज करके। अच्छा, और इसी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का भी दिया हुआ था। तो मैंने क्या करा कि मैंने लक्ष्मीकांत से भी और गूगल से भी करके जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को 1-2 पेज पे है ना, 2 पेज पे बहुत अच्छे से मैंने लिखा है सबको इसका, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड हो रहा है, सब काफ़ी कन्फ्यूजन होते रहते, तो मैंने लिख लिया था कि बार बार करते रहेंगे तो ध्यान रहेगा। तो नहीं होता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा हुआ है कि कितना साल इनको टाइम्स ऑफ वर्किंग टर्म्स होंगे, टेन्योर होंगे, ये सब भूल जाते रहते। कई NHRC है, फिर स्टेट का NHRC है, फिर वो हमारे इलेक्शन कमीशन होंगे, ऐसे करके बहुत से ऐसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनको ध्यान करना पड़ा है। तो वो हमने बनाया, तो आप चाहोगे तो हम उसको भी यहाँ पे वीडियो थ्रू डाल देंगे, तो आपको हेल्प होगा, हमें फिर रिवाइज हो जाएंगे एक्चुअली। तो ऐसे करके और भी हम जो टेस्ट दे रहे हैं ना, तो टेस्ट के जो बहुत सारे नोट्स होते हैं वो शॉर्ट नोट बनाते हैं, तो वो शॉर्ट नोट जो हमें नहीं पता होता वो सब ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, साइंस का, सब का, तो वो भी हम शॉर्ट नोट बनाते हैं। अगर वो भी चाहिए हो तो आप कमेंट में कमेंट, जो भी समझ आए, तो वो भी अगर कुछ इम्प्लीमेंट करना है मुझे इसमें तो आप प्लीज़ बता दो, क्योंकि मैं भी तो तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को भी जान देना है। तो मैं प्रैक्टिस के तौर पे मैं ये बस कर रहा हूँ कि आपको भी हेल्प हो जाएंगे, जो लोग ऐसे विदाउट कोचिंग पढ़ते होंगे, मैंने भी विदाउट कोचिंग पढ़ रहा हूँ मैं भी, तो हेल्प होंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो अगर चाहेंगे आप तो आप कमेंट करना, चाहिए तो हम ऐसे बना देंगे, जितने सारे हमने हमारे पास नोट्स हो अब प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, नोट्स ये हम शेयर कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल, वो मैं डाल दूँगा नीचे। तो तब तक के लिए होप सब कुछ सही हो, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।